सबसे पहले भारत की जो जियोग्राफिकल लोकेशन है इसकी बात करें तो भारत उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्थित है, लेकिन देशांतर रेखाओं की दृष्टि से हम देखेंगे तो पूर्वी गोलार्ध में आता है। मतलब लॉन्गिट्यूडनल के हिसाब से देखेंगे तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में हमारा भारत है। बात करें भारत के लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की, तो भारत की जो मुख्य भूमि है इसका सबसे दक्षिणी बिंदु है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, जो तमिलनाडु के केप कैमोरिन कन्याकुमारी वाला क्षेत्र है। और सबसे उत्तरी बिंदु 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड है, जो इंदिरा कॉल है, जो सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र में लद्दाख के अंतर्गत आता है। यदि हम भारत के द्वीपों को भी शामिल कर लें तो सबसे दक्षिणी बिंदु जो भारत का है वो इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। इसका जो अक्षांश है लैटिट्यूड है वो 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ है। ये उत्तर से दक्षिण तक जो लगभग अक्षांश में अंतर है, लैटिट्यूड में अंतर है, 30 डिग्री का अंतर है। इसी कारण भारत में जलवायु विविधता और दिन रात की अवधि में अंतर पाया जाता है। तभी तो दक्षिण भारत में आप देखेंगे दिन और रात का जो अवधि है ना उसमें बहुत कम अंतर है, लगभग 1 घंटे से भी कम का अंतर है। जबकि उत्तरी भाग में देखेंगे, नॉर्थ इंडिया, उसमें देखेंगे तो ये लगभग 4 घंटे का फर्क आ जाता है। मतलब दिन और रात में जो अंतर है वो 4 घंटे का हो जाता है। अब बात करते हैं इंडिया के लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की, तो भारत का सबसे जो पश्चिमी बिंदु है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर स्थित है, जो गुजरात के कच्छ वाले क्षेत्र में गुहार मोती नामक स्थान पर है। और सबसे पूर्वी जो बिंदु है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर है, जो अरुणाचल प्रदेश के किबिथु नामक स्थान पर है। पश्चिम से पूर्व के बीच का जो अंतर है, देशांतर के बीच अंतर है, ये भी लगभग 30 डिग्री का है। तो इन दोनों छोरों के बीच जो समय का अंतर है वो लगभग 116 मिनट का है। कहा जा सकता है कि 2 घंटे का लगभग अंतर है। यानी अरुणाचल प्रदेश में गुजरात की तुलना में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये कर्क रेखा है। कर्क रेखा का जो लैटिट्यूड है 23.5 डिग्री नॉर्थ है। ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। ये भारत को ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में विभाजित कर देता है। 8 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। बात करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST की, जो भारत का मानक समय रेखा है। ये 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर स्थित है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से होकर गुजरता है। IST और GMT में रिलेशन भी याद होना चाहिए आपको। IST = GMT प्लस 5.5 घंटे। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। विश्व में इसका 7वें नंबर पर है, 7वां स्थान है। और पूरी दुनिया में जितनी भी भूमि है उसका 2.4 हिस्सा लगभग हमारे पास है, भारत के पास है। और भारत की जो लैंड बॉर्डर है, स्थलीय सीमा है, इसकी लंबाई लगभग 15,200 किलोमीटर है। जबकि जो कोस्ट लाइन की लंबाई है 2025 का अपडेटेड डाटा मैं आपको बताऊं तो 11,099 किलोमीटर लगभग है। पहले ये लंबाई 7,516.6 किलोमीटर आप पढ़ते होंगे। ये 1970 के दशक में मापी गई थी, लेकिन अब आधुनिक तकनीक से एडवांस मैपिंग के तरीके से नापा गया तो ये लंबाई बढ़कर 11,099 किलोमीटर हो गई। ऐसा नहीं है कि कोई नया क्षेत्र जोड़ दिया गया है, नहीं। पहले जो मापने का स्केल था 1:40 लाख था, लेकिन अब स्केल 1:2.5 लाख है। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ही बारीकी से नापा जा रहा है। मतलब जो खाड़ियां हैं, किनारे, तट हैं, जो टेढ़ी मेढ़ी आकृतियां, वो सब शामिल किया जा रहा है, तो इसलिए लंबाई बढ़ गई है। अब समुद्र किनारे जो राज्य लगते हैं उनकी जो कोस्ट लाइन है उस लेंथ को आपको याद करना है, अपडेटेड। सबसे लंबी आज भी गुजरात की लाइन है। तट रेखा इसकी कितनी है? 2340 किलोमीटर हो गई है। तमिलनाडु की 1068 किलोमीटर है। आंध्र प्रदेश की है 1053 किलोमीटर। महाराष्ट्र 877 किलोमीटर। वेस्ट बंगाल 721 किलोमीटर और केरल 600 किलोमीटर। ओडिशा 574 किलोमीटर। कर्नाटक 343 किलोमीटर और गोवा 193 किलोमीटर। सबसे लंबी तट रेखा गुजरात की है, जबकि सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि कहाँ हुई है? पश्चिम बंगाल में। पहले लगभग लंबाई 150 किलोमीटर थी, अब ये लगभग 721 किलोमीटर हो गई है। तो 357% की वृद्धि हुई है। भारत की सीमा और उसके पड़ोसी देशों के बारे में सबसे पहले बात करते हैं भारत की स्थल सीमा की या लैंड बाउंड्री की। ये वो सीमा है जो जमीन से दूसरे देशों से जुड़ी हुई है। इसकी कुल लंबाई लगभग अप्रोक्सीमेट 15,200 किलोमीटर है। ये इतनी लंबी है कि आप दिल्ली से चेन्नई 7 बार आ सकते हैं। और भारत की समुद्री सीमा की लंबाई लगभग 11,098.8 किलोमीटर है। अपडेटेड डाटा बता रहा हूँ, या आप कह सकते हैं 11,099 किलोमीटर है। तो स्थल सीमा को सबसे पहले देखते हैं। स्थल सीमा जो आप देख रहे हैं ना, हमारी स्थल सीमा के साथ भारत के 7 पड़ोसी देश जुड़े हुए हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस देश की जिसकी सीमा भारत से सबसे लंबी है, वो है बांग्लादेश। भारत की सबसे लंबी जो स्थलीय सीमा है किसके साथ जुड़ी हुई है? बांग्लादेश के साथ। लंबाई जानते हैं? लगभग 4,096 किलोमीटर है। और भारत के 5 राज्य ऐसे हैं जो बांग्लादेश से सटे हुए हैं: वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। और त्रिपुरा की बात करें तो लगभग 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। मैप में भी आप देख सकते हैं। जानने योग्य बात यह है कि भारत के सभी राज्यों में पश्चिम बंगाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है, जो बांग्लादेश के साथ सटी हुई है।
नेक्स्ट है चीन, दूसरे नंबर पर है चीन। ये एक शक्तिशाली हमारा पड़ोसी देश है। भारत चीन जो सीमा विवाद है ये अक्सर बना रहता है। तो सीमा की लंबाई लगभग 3488 किलोमीटर है। भारत के जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश चीन की सीमा के साथ जुड़े हुए हैं वो है लद्दाख, ये केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ की प्रमुख सीमा जो रेखा है इसका नाम है मैकमोहन, जो 1914 में खींची गई थी। हालांकि चीन इसे मान्यता नहीं देता। इसके अलावा LAC आप देख रहे हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये कोई तय रेखा नहीं है बल्कि वह क्षेत्र है जहाँ दोनों देशों की सेनाएं तैनात होती हैं। लद्दाख का जो अक्साई चीनी इलाका है ये चीन ने इस पर अवैध कब्जा कर रखा है। नेक्स्ट है पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ तो भारत के संबंध तनावपूर्ण रहते ही हैं। सीमा की लंबाई लगभग 3323 किलोमीटर है। इस सीमा से जुड़े हुए भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? तो राज्य की बात करें गुजरात, राजस्थान, पंजाब, और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख हैं। ये रेड क्लिफ लाइन देख रहे हैं, 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा तय की गई थी ये वही रेड क्लिफ लाइन है। ये मुख्य रूप से गुजरात, राजस्थान और पंजाब वाले क्षेत्र में है, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाले क्षेत्र में LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल। हालांकि ये भी कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है बल्कि एक सैन्य नियंत्रण रेखा है। LOC के उस पार का जो क्षेत्र है वो पाकिस्तान ने इस पर इलीगल कब्जा कर रखा है। ये क्षेत्र कौन सा है? POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला क्षेत्र है। और राजस्थान वह राज्य है जिसकी सीमा पाकिस्तान से सबसे लंबी लगती है। बात करते हैं नेपाल की। भारत का सबसे घनिष्ठ पड़ोसी देश नेपाल ही है। ये एक ऐसा देश है जहां आने जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं पड़ती, इसे ओपन बॉर्डर कहा जाता है। सीमा की लंबाई लगभग 1751 किलोमीटर है। और भारत के 5 राज्य हैं जो नेपाल से जुड़े हुए हैं: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। नेक्स्ट है म्यांमार, जो पहले बर्मा हुआ करता था। ये भारत का पूर्वी पड़ोसी देश है। सीमा की लंबाई लगभग 1643 किलोमीटर के आसपास है। और भारत के 4 राज्य से सटे हुए हैं: अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। नेक्स्ट है भूटान। भारत का सबसे शांत खुशहाल पड़ोसी देश भूटान ही है। सीमा की लंबाई लगभग 699 किलोमीटर है। और भारत के 4 राज्य हैं जो इससे जुड़े हुए हैं: सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से भारत की जो सीमा है वो सीधे नियंत्रण में नहीं है। ये सीमा पाकिस्तान के कब्जे वाला जो कश्मीर है, POK, वो वाला क्षेत्र पड़ता है। इसकी लंबाई लगभग 106 किलोमीटर है, जो सबसे कम है। जितने पड़ोसी देश हमारे हैं सबसे कम जो सीमा है वो अफगानिस्तान के साथ ही लगती है। वो भी पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा उस पर, जो क्षेत्र है POK। ये मुख्य रूप से लद्दाख का जो उत्तरी सिरा है इसमें आती है, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया फिलहाल पाकिस्तान के कब्जे में है। कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ से जरूरी हैं। 3 देश से लगने वाले भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं ये बताना है। सबसे पहले तो लद्दाख, ये केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 देशों के साथ जुड़ा हुआ है: पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन। नेक्स्ट है सिक्किम, ये नेपाल, चीन और भूटान के साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट अरुणाचल प्रदेश, ये भी भूटान, चीन, म्यांमार के साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल, ये नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। तो 4 ये आप देख रहे हैं राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर 4 ऐसे हैं जो 3 देशों के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। नेक्स्ट है ऐसे राज्य जिनकी सीमा किसी देश या समुद्र से नहीं लगती। हरियाणा है, तेलंगाना है और झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये भारत के इंटीरियर राज्य हैं, या कह सकते हैं कि लैंडलॉक राज्य हैं। इनकी सीमा ना किसी देश के साथ लगती है ना समुद्र के साथ लगती है। और नेक्स्ट ऐसा फैक्ट है जो आप सब जानते होंगे, सबसे ज्यादा पड़ोसियों वाला राज्य कौन सा है? वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की जो सीमा है 8 पड़ोसी राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश से घिरा हुआ है। 8 राज्य कौन कौन से हैं? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। और पुडुचेरी देख रहे हैं, पुडुचेरी तो एक अलग ही इसकी अनोखी कहानी है। भारत का ये अनोखा केंद्र शासित प्रदेश है जिसके 4 जिले हैं, वो भी अलग अलग राज्यों में फैले हुए हैं। 3 अलग अलग राज्यों में फैले हुए हैं। आंध्र प्रदेश में यनम है, तमिलनाडु में पुडुचेरी और आपका कारेकल है, और केरल में माही है। तो ये था भारत की सीमा और उसके पड़ोसी देशों का पूरा विवरण। माउंटेन पास क्या होते हैं? सबसे पहले तो दिमाग में ये रखिए, पहाड़ी क्षेत्रों में एक ओर से दूसरी ओर जाने के लिए जो पहाड़ों के बीच का रास्ता होता है उसे ही माउंटेन पास कहा जाता है। कुछ माउंटेन पास नेचुरल बन जाते हैं प्रकृति के द्वारा, और कुछ मानव निर्मित होते हैं। जो प्राकृतिक के द्वारा बनते हैं वो ज्यादातर नदियों के द्वारा बनाए जाते हैं। नदियों के द्वारा जब पहाड़ों को काट दिया जाता है तो नेचुरल माउंटेन पास का निर्माण हो जाता है, वहीं से आने जाने का रास्ता सुगमता से मिल जाता है लोगों को। लेकिन कई माउंटेन पास ऐसे हैं जो मानव निर्मित होते हैं, जैसे टनल बना दी जाती है एक ओर से दूसरी ओर जाने के लिए, और ये माउंटेन पास बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है जो हमें पढ़ने भी हैं। प्राचीन मध्यकालीन इतिहास में आपने पढ़ा भी होगा, जैसे खैबर दर्रे के बारे में पढ़ा होगा, खैबर माउंटेन पास के बारे में।
इसके बारे में कितनी कहानी आपने सुन रखी होगी कि आर्य यहाँ से आए थे, और कहा जाता है इसी माउंटेन पास से बड़े बड़े आक्रमण भी हुए हैं, जैसे सिकंदर का आक्रमण। सिकंदर की सेना इसी दर्रे से होकर भारत में एंटर करती है। इंडिया में 90% से ज्यादा जो माउंटेन पास है वो हिमालय पर्वत में ही मिल जाते हैं, और कुछ माउंटेन पास अरावली रेंज में मिल जाते हैं देखने को। इसके अलावा वेस्टर्न घाट जो है यहाँ भी कुछ माउंटेन पास देखने को मिल जाते हैं, लेकिन हम पढ़ेंगे वही जो आपकी ल्यूसेंट बुक में है। देखिए हमारे पढ़ाने का तरीका बहुत सिंपल होगा। जो भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है उसमें कौन कौन से माउंटेन पास है उसे हम पढ़ेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं लद्दाख से। लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसके अंदर 3 माउंटेन पास है जो आपको याद रखने हैं। कराकोरम माउंटेन पास, जोजिला माउंटेन पास, अघिल माउंटेन पास। ये देखिए सबसे पहले अघिल माउंटेन पास को देखते हैं। इसकी लोकेशन आप देख ही पा रहे हैं मैप में। ये कराकोरम जो रेंज है उसी के सेंट्रल पार्ट में स्थित है। ये माउंटेन पास लद्दाख को चाइना का एक प्रांत है शिनजियांग उसको जोड़ता है, या आप ये भी कह सकते हैं लद्दाख को चाइना से जोड़ने का काम अघिल माउंटेन पास कर रहा है। वर्ष में 6 महीने ये बंद रहता है, और वैसे भी लद्दाख में जितने भी माउंटेन पास हैं इतना कॉमन सेंस आपके होगा कि 6 महीने लगभग वो बंद रहेंगे, क्योंकि सर्दियों में स्नोफॉल होता है। उस स्नोफॉल के कारण ये माउंटेन पास बर्फ से ढके रहते हैं तो बंद रहते हैं। साल में नवंबर से लेकर अप्रैल या मई के आसपास ये बंद रहते हैं। इसी माउंटेन पास के पास सियाचिन ग्लेशियर भी है, और बगल में आप देख रहे हैं K2 जो भारत का सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ये बगल में ही है। हालांकि ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वाले इलाके में है, जिस पर पाकिस्तान ने लीगल कब्जा कर रखा है, लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 ही मानी जाती है। इसके बाद है काराकोरम माउंटेन पास। ये जो काराकोरम रेंज है वहीं पर ये माउंटेन पास स्थित है। लद्दाख को चाइना से जोड़ने का काम ये भी माउंटेन पास करता है। इसके बाद है जोजिला माउंटेन पास। ये श्रीनगर को लेह से जोड़ने का काम करता है। ये जो कारगिल जगह है ना, वहीं से होते हुए ये लेह को श्रीनगर से जोड़ता है, और श्रीनगर से लेह के बीच जो सड़क बनी हुई है वो इसी माउंटेन पास के थ्रू होकर गुजरती है। श्रीनगर से लेह के बीच जो सड़क है ये नेशनल हाईवे 1 का ही हिस्सा है। तो ये तीनों माउंटेन पास आप याद रखिए। इसके बाद जम्मू कश्मीर में चलते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर 3 माउंटेन पास हैं जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहले है बुर्जिल माउंटेन पास। श्रीनगर से गिलगित जाना है तो इसी माउंटेन पास से होकर जाना पड़ता है। इसके बाद है पीर पंजाल माउंटेन पास। जम्मू वैली और कश्मीर वैली इनके बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है वो पीर पंजाल माउंटेन पास से ही होकर गुजरता है। और ये जो पीर पंजाल माउंटेन पास है ये कहाँ पर है? यहाँ जो पीर पंजाल माउंटेन रेंज आपने पढ़ी होगी ना, उसी के पश्चिम दिशा में ये माउंटेन पास स्थित है। इसके अलावा ये पीर पंजाल माउंटेन पास कश्मीर वैली को राजौरी डिस्ट्रिक्ट और पूंछ डिस्ट्रिक्ट से जोड़ने का काम भी करती है, और इनको जोड़ने वाली जो सड़क है इसी सड़क को तो मुगल रोड कहा जाता है। इसके बाद आखिरी में है बनिहाल माउंटेन पास। जम्मू से श्रीनगर अगर जाना होता था तो इसी माउंटेन पास से होकर जाना पड़ता था। मैप में भी आप देख रहे हैं थोड़ा सा मुड़ के जाना होता था। सर्दियों में ये रास्ता ब्लॉक हो जाया करता था बर्फबारी के कारण। इसी कारण से अब आप देखेंगे कि जवाहर टनल बन गई है। ये 11 किलोमीटर लंबी जवाहर टनल है। जब से ये बनी है तो पूरा साल ये कनेक्शन बना रहता है जम्मू से श्रीनगर के बीच में। तो अब ये जो रोड है जो घूम के जाना पड़ता था इस बनिहाल दर्रे से, अब इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता जब से ये जवाहर टनल बनी हुई है। तो जवाहर टनल के बारे में याद रखेंगे आप जब जब बनिहाल माउंटेन पास का नाम आएगा। तो ये थे जम्मू कश्मीर में माउंटेन। हिमाचल प्रदेश के अंदर जितने इंपॉर्टेंट माउंटेन पास है वो देखते हैं। ये 4 माउंटेन पास है हिमाचल प्रदेश में जो आपको याद रखने हैं। बारालाचा माउंटेन पास, रोहतांग माउंटेन पास, शिवकिला माउंटेन पास और देवसा माउंटेन पास। और तो सबसे पहले बात करते हैं बारालाचा माउंटेन पास के बारे में। ये जो जास्कर पर्वत श्रेणी है तो जास्कर पर्वत श्रेणी का ही हिस्सा है बारालाचा माउंटेन पास। हिमाचल प्रदेश का जो लाहौल वाला इलाका है, लाहौल को लद्दाख के लेह से जोड़ने का काम ये बारालाचा माउंटेन पास करता है। और बारालाचा माउंटेन पास से जो हाईवे गुजरता है जो मनाली और लेह को जोड़ने का काम करता है वो भी यहीं पर है, आप देख पा रहे हैं। इसके बाद रोहतांग माउंटेन पास। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी जो है ना, इसी के पूर्व में है रोहतांग माउंटेन पास। रोहतांग माउंटेन पास का क्या काम है? ये जो कुल्लू वैली है, इस कुल्लू वैली को लाहौल और स्पीति वैली से जोड़ने का काम इसी माउंटेन पास का है। वैली क्या होती है थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। पहाड़ों के बीच जो थोड़ा सा मैदानी क्षेत्र पाया जाता है जहाँ गाँव के गाँव बसे होते हैं उसी को वैली बोला जाता है। अगर 2 पर्वतों के बीच की दूरी बहुत कम है तो माउंटेन पास कहलाएगी। अगर बहुत ज्यादा है दोनों पर्वतों के बीच की दूरी, जहाँ बड़े बड़े गांव बस सकते हैं, तो वो वैली कहा जाता है। और इस रोहतांग पास से एक बेहतरीन सड़क का निर्माण भी किया गया है। इसके बाद है शिवकिला माउंटेन पास। शिवकिला माउंटेन पास हिमाचल प्रदेश का जो डिस्ट्रिक्ट है किन्नौर, जो चाइना से सटा हुआ है या कहा जाए तिब्बत से लगा हुआ है, तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट को तिब्बत से जोड़ने का काम ये शिवकिला माउंटेन पास करता है। और शिवकिला माउंटेन पास के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है जो याद रखनी है कि इसी के पास से तो सतलुज नदी भारत में एंटर करती है। और शिवकिला माउंटेन पास एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप बिना इंडियन आर्मी की अनुमति से कोई भी इंडियन सिटीजन वहाँ नहीं जा पाएगा, ये रोक लगाई गई है। इंडिया और चाइना के बीच ट्रेड के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट माउंटेन पास है। मैं आपको बताता हूँ, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। 3 माउंटेन पास ऐसे याद रखने हैं जो
चाइना और भारत के बीच ट्रेड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है फिलहाल। एक तो शिपकिला है, और आप आगे पढ़ेंगे लिपुलेख जो उत्तराखंड में आप पढ़ेंगे लिपुलेख माउंटेन पास, और इसके बाद सिक्किम में नाथुला पढ़ेंगे, नाथुला माउंटेन पास। ये 3 बहुत महत्वपूर्ण है ट्रेड के लिए इंडिया और चाइना के बीच। इसके बाद है देवसा माउंटेन पास। ये जो स्पीति वैली है ना, इसको पार्वती वैली से जोड़ने का काम देवसा माउंटेन पास करता है। और दूसरे तरीके से मैप में भी आप देख सकते हैं कि कुल्लू और स्पीति के बीच में ये माउंटेन पास पड़ता है। उत्तराखंड में चलते हैं। उत्तराखंड में 3 माउंटेन पास जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहले है लिपुलेख माउंटेन पास, उसके बाद नीति माउंटेन पास, और फिर है माना माउंटेन पास। तो लिपुलेख माउंटेन पास की बात करें, उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ने का काम लिपुलेख माउंटेन पास करता है। इसकी लोकेशन आप देख पा रहे हैं, नेपाल, भारत और चाइना के जो ट्राई जंक्शन वाला इलाका है, पॉइंट है, वहाँ पर स्थित है। और अभी अपडेटेड न्यूज आपको पता ही है, नेपाल सरकार ने अपने संविधान में अमेंडमेंट करके इस लिपुलेख दर्रे को भी अपना बनाया है, जो भारत सरकार नहीं मानती है। मानसरोवर और कैलाश जो श्रद्धालु जाते हैं ना, वो इस लिपुलेख दर्रे का भी इस्तेमाल बहुत भारी मात्रा में करते हैं। इसके बाद है नीति माउंटेन पास। ये जो उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ने का काम कर रहा है, देख रहे हैं आप। और 1962 में जो इंडिया चाइना वॉर हुआ था, इसके बाद इस बॉर्डर को सील कर दिया गया है। इस माउंटेन पास को भी सील कर दिया गया है। इससे पहले चाइना और भारत के बीच ट्रेड रूट के लिए इस्तेमाल किया जाता था। सर्दियों के टाइम ये पूरा बर्फ से ढका रहता है। हालांकि बहुत सारे माउंटेन पास ऐसे हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर में जो स्नो कवर्ड रहते हैं। ऑलरेडी हमने बता दिया आपको। इसके बाद है माना माउंटेन पास। ग्रेटर हिमालय का ये पार्ट है। तिब्बत और उत्तराखंड को जोड़ने का काम ये करता है। ये भी सर्दियों में लगभग 6 महीने बर्फ से ढका रहता है। और बहुत प्राचीन में तिब्बत और भारत के बीच जो व्यापार के लिए इस माउंटेन पास का इस्तेमाल हुआ करता था। अब हम नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे कौन कौन से महत्वपूर्ण माउंटेन पास हैं। सबसे पहले चलते हैं सिक्किम में। इसमें नाथुला माउंटेन पास है, जेलेपला माउंटेन पास है और डोंकिया माउंटेन पास है, जिसमें नाथुला और जेलेपला बहुत महत्वपूर्ण है। नाथुला माउंटेन पास की बात करें तो ये सिक्किम को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। और कई बार आपने न्यूज में इंडिया और चाइना के सैनिकों को आपस में भिड़ते हुए देखा होगा। इस माउंटेन पास के आसपास हमारे भारत के नागरिकों को यहाँ जाना अलाउड नहीं है। अगर आपको यहाँ जाना भी है तो इंडियन आर्मी की परमिशन लेनी पड़ेगी। भारत और चाइना के बीच में ट्रेड इसी रूट से होता है। इसके बाद है जेलेपला माउंटेन पास। ये भी सिक्किम को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। इंडिया चाइना वॉर जो 1962 में हुआ था, उससे पहले इस माउंटेन पास का इस्तेमाल इंडिया और चाइना के बीच ट्रेडिंग के लिए किया जाता था। लेकिन इस युद्ध के बाद अब इस माउंटेन पास से कोई भी ट्रेड नहीं होता है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर आपको कौन कौन से माउंटेन पास याद रखने हैं? बोमडिला माउंटेन पास है, यांगयाप माउंटेन पास है, दिहांग माउंटेन पास है और दीफू माउंटेन पास याद रखना है। सबसे पहले तो बोमडिला माउंटेन पास की बात करते हैं। देखिए, अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की जो राजधानी है लहासा, उससे जोड़ने का काम यही माउंटेन पास करता है। भारत और चाइना के बीच में जब युद्ध चल रहा था 1962 का, तो ये वाला इलाका वॉर जोन बना हुआ था, मतलब भयंकर युद्ध चल रहा था इस इलाके में। इसी कारण से 1962 से 2006 तक इस माउंटेन पास को सील कर दिया गया था। मतलब इंडिया और चाइना के बीच इस दौरान कोई भी ट्रेड नहीं हुआ। लेकिन 2006 के बाद इसको ओपन कर दिया गया। अब भारत और चाइना के बीच ट्रेड होता है इस रूट से भी। इसके बाद है यांगयाप माउंटेन पास। इंडिया और चाइना को जोड़ने का काम ये माउंटेन पास करता है। इसके बाद है दीफू माउंटेन पास। बहुत इंपॉर्टेंट है दीफू माउंटेन पास। क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? पहली बात तो आप ये याद रखिए, इंडिया, चाइना और म्यांमार, इन तीनों के बीच में ये विवादित है। मैप में भी आप देख रहे हैं कि तीनों देशों के बीच एक ट्राई जंक्शन पर ये उपस्थित है। और इस माउंटेन पास का इस्तेमाल इंडिया और म्यांमार के बीच व्यापार के लिए यूज किया जाता है। और ये पूरे वर्ष खुला रहता है। उसकी पोजीशन भी आप देख रहे हैं, मैकमोहन रेखा के पास ही है। वो मैकमोहन रेखा वही है जो चाइना और भारत के बीच में बॉर्डर बनाती है, जो मुख्य रूप पर अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में है। और नॉर्थ ईस्ट में एक लास्ट माउंटेन पास जो आपको याद रखना है, मणिपुर में है। इसे कहते हैं तुजू माउंटेन पास। मणिपुर और म्यांमार को जोड़ने का काम ये करता है। तो ये थे हिमालय के इंपोर्टेंट माउंटेन पास से रिलेटेड बहुत कम जानकारी लेक्चर में दी गई है, लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत जरूरी है, इसे मैं डिटेल में बता रहा हूँ। वैसे भी भारत में कौन कौन से द्वीप समूह है, ये जानकारी तो होनी ही चाहिए। सबसे पहले आइलैंड होता क्या है ये समझने का प्रयास करते हैं, अर्थात द्वीप क्या होते हैं। चारों ओर से जो जमीन पानी से घिरी होती है उसे द्वीप या आइलैंड कहते हैं। अब ऐसे ही कई सारे द्वीपों का जो समूह होता है उसे द्वीप समूह कहते हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं भारत के सबसे बड़े द्वीप समूह की, जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ये हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, अर्थात यूनियन टेरिटरी भी है। और इसमें मुख्य तौर पर 2 द्वीप समूह हैं। पहला है अंडमान द्वीप समूह और दूसरा है निकोबार द्वीप समूह। इन दोनों को अलग करने का काम 10 डिग्री चैनल करता है। ये 10 डिग्री चैनल कुछ और नहीं, ये 10 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है, नॉर्थ लैटिट्यूड है, वही है। अब अंडमान द्वीप समूह की अगर बात करें तो अंडमान द्वीप समूह में 4 मोस्ट इंपोर्टेंट द्वीप हैं जो हमें पढ़ने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये 4 कौन कौन से हैं? उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। सबसे पहले बात करते हैं उत्तरी अंडमान की। इसकी खासियत यह है कि पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो सबसे हाईएस्ट पीक है, जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, जिसका नाम है सैडल पीक, वो उत्तरी अंडमान का ही हिस्सा है।
इसकी हाइट भी पूछी जाती है तो 732 मीटर इसकी हाइट है समुद्र लेवल से। उसके बाद है मध्य अंडमान, ये पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद दक्षिणी अंडमान, सबसे महत्वपूर्ण द्वीप है, यही है पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो राजधानी है अंडमान निकोबार द्वीप की, जिसका नाम है पोर्ट ब्लेयर, वो यहीं पर स्थित है। इसके अलावा सेलुलर जेल के बारे में आपने सुना होगा, काले पानी की सजा के लिए बहुत फेमस था, ये पोर्ट ब्लेयर में ही स्थित है। यही तो वीर सावरकर जी को रखा गया था, और इसी दक्षिणी अंडमान में ही वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। तो इस कारण से दक्षिणी अंडमान निकोबार द्वीप समूह बहुत फेमस है। इसके बाद है लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान, इन दोनों को डंकन पास अलग करता है। ये जो आप देख रहे हैं बीच में डंकन पैसेज, ये लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान को अलग करने का काम करता है। अंडमान द्वीप समूह से जुड़े कुछ और इंपॉर्टेंट तथ्य, जैसे ये ऊपर की तरफ आइए, लैंडफॉल द्वीप आप देख रहे हैं, ये जो लैंडफॉल आइलैंड है, ये पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है। और यहाँ कोको चैनल आप देख रहे हैं, ये चैनल म्यांमार के कोको आइलैंड और भारत के लैंडफॉल द्वीप को अलग करने का काम करता है। इसके अलावा नारकोंडम द्वीप, ये एक ज्वालामुखी द्वीप है, हालांकि ये अब निष्क्रिय हो गया, इनएक्टिव हो चुका है। लेकिन बैरन द्वीप की बात करें, ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव वोल्केनो है। क्या नाम है? बैरन द्वीप। अब चलते हैं निकोबार द्वीप समूह की ओर। निकोबार द्वीप समूह के मुख्य तौर पर 3 हिस्से जो हमें पढ़ने हैं, कार निकोबार, लघु निकोबार और ग्रेट निकोबार। हमें ग्रेट निकोबार के बारे में पढ़ना ये है, इंदिरा पॉइंट जो आपने सुना होगा, या जिसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, वो ग्रेट निकोबार द्वीप का ही हिस्सा है। इसके अक्षांश भी आपको याद ही होंगे, 6 डिग्री 45 मिनट पहले हम बता चुके हैं। माउंट थुलियर, ये एक चोटी है जो निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, इसकी हाइट 642 मीटर है। अब अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य, ये दोनों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य ये है कि इनका कुल क्षेत्रफल लगभग 8,250 वर्ग किलोमीटर है। इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब दिया गया था? 1 नवंबर 1956 को दिया गया था। इसका जो न्यायिक क्षेत्र है कलकत्ता हाईकोर्ट के अधीन आता है। अब ग्रेट चैनल देख रहे हैं, ये ग्रेट चैनल ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को अलग करने का काम करता है। और हाल ही में कुछ आइलैंड के नाम बदले गए हैं, वो इंपॉर्टेंट है, जैसे रॉस द्वीप, इसका नाम बदलकर अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया है। नील द्वीप, इसका नाम बदलकर शहीद द्वीप कर दिया गया है। हैवलॉक द्वीप, इसका नाम बदलकर स्वराज द्वीप कर दिया गया है। तो ये 3 चीजें जरूर याद रखिए।